नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदात के विरोध में व्यापारियों द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। व्यापारी जब ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे तो मुख्य द्वार पर ही पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि सभी व्यापारियों को जिला प्रशासन के आदेशानुसार कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है एवं एक प्रतिनिधि मंडली ज्ञापन देने के लिए जा सकता है। इस पर व्यापारी विफल पड़े एवं उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धरना देने की चेतावनी तक दे डाली, बाजार बंद करने की चेतावनी तक दे डाली। जिला प्रशासन ने की ओर से पुलिस ने बताया कि यह आदेश केवल आपके लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए लागू कर दिया और बाद में पुलिस द्वारा जिला प्रशासन को यह जानकारी दी गई कि व्यापारी कलेक्ट्रेट पर धरना देने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार जिला प्रशासन का आदेश आया और सभी व्यापारियों को कलेक्ट्रेट के अंदर आने की अनुमति दी जा सकी। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है एवं गत कुछ दिनों की बात करें तो कई दुकानों को टारगेट बनाया जा रहा है एवं चोरियों की कई घटनाएं हो चुकी है, जिससे आक्रोशित होकर कई व्यापारी शुक्रवार को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही पुलिस ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि जिला प्रशासन की ओर से अब ज्ञापन देने के लिए अंदर सभी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ज्ञापन देने के लिए केवल एक प्रतिनिधि मंडली अंदर आ सकता है, जिसको लेकर व्यापारियों ने काफी अधिक आक्रोश व्यक्त किया। जिला प्रशासन ने इसका कारण बताते हुए बताया कि 2 दिन पहले एक स्कूल के कई विद्यार्थी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए थे एवं उन्होंने काफ़ी देर अंदर नारेबाजी की प्रदर्शन किया और अधिकारियों को बुलाए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा यह फरमान जारी किया गया कि अब ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर समूह में लोग नहीं आ सकेंगे और केवल एक प्रतिनिधि मंडल को ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की। आतंकवादी थोड़ी है अपन, वहाँ तक तो जाने की परमिशन सबको मिल रही है। पार्टी के संगठन के अध्यक्ष भी नहीं जा पा रहे, पदाधिकारी नहीं जा पा रहे। नहीं सुनील नहीं जाना, ज्ञापन लेना तो फिर पदाधिकारी को नहीं बुला। सब आप बताओ ज्ञापन पर ये यार कोई उतर नहीं है, चोरों को तो पकड़ नहीं रहे और साहूकार आदमी खड़े बाहर रोड पे। उतर नहीं है ज्ञापन यार, हटी खड़ा हो जाओ। अगर ज्ञापन लेना करेंगे धरना लगा तो बाहर यहाँ बैठो, आपको बैठो यहाँ पे बाजार बंद कर देंगे। अपने पास इतनी ताकत है यार, क्योंकि मारे आप इनके पास ताकत नहीं, जिसकी 4 गुनी ताकत है अपने पास यार। शासन प्रशासन अपन चलाते हैं यार, बंद करा दो बाजार, रोड पे जाम लगा दो, बाहर आ जाओ। कलेक्टर साहब भी आएंगे, ज्ञापन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। व्यापारियों में ताकत है यार, व्यापारी चुतिया अपन कैमरे में सीसीटीवी कैमरा की इनको फोटो दे रहे हैं, उसके बाद भी चोरों को नहीं पकड़ रहे। आम जनता तो यहाँ खड़ी है भाई, चोर किस रास्ते से कहाँ जा रहा है पूरी इनको डिटेल देने के बाद भी चोरों को नहीं पकड़ रहे। 1 महीना हो गया। व्यापारी में ताकत है क्या? व्यापारी चूतिया है? एसोसिएशन का अध्यक्ष वगैरह यही तो है यार। भाई साहब अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के दम पे बने हम। 2 लाख की चोरी हुई मेरे गले से। अपन डरेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बाहर आ जाओ आप, तो प्रशासन आएगा अपने पास में, अपन नहीं जाएंगे रोड पे जाम। व्यापारियों के इस तीखे तेवर के बारे में बाद में जिला प्रशासन को जानकारी दी गई और उसके बाद ही सभी व्यापारियों को अंदर आने की अनुमति दी जा सकी, जिनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। किसके नाम पे है, सिम किसके नाम पे है, हर चीज पुलिस प्रशासन जानता है क्योंकि सारी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी चोरियां पकड़ में नहीं आ रही है। इसलिए हम सभी व्यापारी इस पे गहरा रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से और राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि गश्त बढ़ाई जाए और व्यापारियों को और आम जनता को सुरक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमने पहले बात की थी तो आपने बताया था कि हमारे पास पुलिस कर्मचारी कम है, तो ये अपनी समस्या नहीं है, ये इनके डिपार्टमेंट की समस्या है कि प्रशासन को कैसे व्यक्तियों को बढ़ाना है, पुलिस कर्मियों को कैसे बढ़ाना है, गश्त वालों को कैसे बढ़ाना है। ये हम लोग सरकार के आम नागरिक हैं, उनका सुरक्षा देना इनका कर्तव्य है। इसी भावना को लेकर के हम आज
गृह मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये पूरा कलेक्ट्री से आदमी मोटरसाइकिल जाता और रेलवे स्टेशन पार हुआ, वहां तक का फुटेज मैंने देखा है। वो एफआईआर दर्ज करवाई, अभी तक पुलिस ने आगे कुछ नहीं किया है, शांत बैठे हुए हैं। उसकी भी हमने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। जो दिन दहाड़े दुकान से मोटरसाइकिल पे आए थे और अंगूठी खुलवा के ले गए, नजरबंद करा के। और इस मिर्ची वाले निवाड़ा की तरफ गए, इतना हमने बताया। हमारा सबसे पुलिस प्रशासन खड़ा है, मांग है जो आपराधिक लोगों पर अंकुश लगाए और आपराधिक लोग कौन है शहर में जो इस वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, उन पर निगाह रखे, उनको कंट्रोल करे और उन पे पाबंद करे, उनकी गिरफ्तारी करे और ये सारे पेंडिंग खुलासे किए जाए, खुलासे किए जाए। और आने वाले समय पूर्व में भी ऐसी चोरियां बहुत हुई थी, उसके प्रशासन ने हमारे बहुत सहयोग किया। उसके बाद रात को 11 बजे मार्केट बंद करना, शहर के अंदर कौन एंट्री कर रहा है उसकी एंट्री पॉइंट बनाना, ऐसी सारे व्यवस्था करने के बाद 10 साल बाद चोरियां वापस अब होना शुरू की है। तो गाड़ियों की स्पीड हमारी नहीं भूली है, इतनी स्पीड से गाड़ियां निकलती, कभी कोई बच्चों को मार के चले जाएंगे, कभी महिलाओं को मार के चलेंगे, हाई स्पीड गाड़ियां निकलती रोड। एक्सीडेंट जोन बन चुका, उन सब पे भी ध्यान प्रशासन का दिया जाए। हमें बुलेट के साइलेंसर भी खुलवाए साहब। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में घटियाली मार्ग पर स्थित है मोहर मंगरी कच्ची बस्ती और इसी कच्ची बस्ती में निवास करने वाले दो भाइयों के ऑटो रिक्शा जो कि घर के बाहर खड़े थे, अज्ञात दो युवकों द्वारा गुरुवार देर रात्रि को पेट्रोल छिड़कर आग के हवाले कर दिए, जिसके कारण ये दोनों ऑटो रिक्शा पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गए। हालांकि जिनके द्वारा यह वारदात की गई उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। चित्तौड़गढ़ में घटियाली मार्ग पर स्थित मोहर मंगरी कच्ची बस्ती में निवास किया करते हैं शिव प्रकाश सोनी और उसका भाई गोपाल सोनी एवं उनके लिए रोजगार का साधन दो ऑटो रिक्शा है। लेकिन गुरुवार रात्रि को किसी अज्ञात दो युवकों ने इन ऑटो रिक्शा में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और कुछ ही देर में यह दोनों ऑटो रिक्शा पूरी तरह से जलकर कबाड़ में बदल गए। हालांकि पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी रात को लग गई और उन्होंने इस पर पानी छिड़ककर आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग इतनी अधिक तेज थी कि पानी से वह नहीं बुझ सकी और बाद में दोनों भाइयों को नींद से उठाया गया तो यह स्थिति देखकर उनके होश उड़ गए। मोहर मंगरी में जहां यह दोनों ऑटो रिक्शा खड़े थे उसके कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, जहां की पेट्रोल छिड़कने वाले दोनों युवक कैमरे में कैद भी हो गए, लेकिन इन दोनों के फुटेज स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। घटना की जानकारी रात्रि में ही पुलिस को दे दी गई। पुलिस के अनुसार इस क्रम में विभिन्न टीमों का गठन कर लिया गया और पुलिस ने उम्मीद व्यक्त की कि पेट्रोल छिड़कर इस तरह आग लगाने वाले दोनों युवकों के बारे में पता लगा लिया जाएगा। लेकिन आग की इस घटना से दोनों भाई एवं उनके परिवार के सभी सदस्य काफ़ी गहरे सदमे में हैं, क्योंकि परिवार में रोजगार की दृष्टि से यह दोनों ऑटो रिक्शा थे और जो कुछ दोनों भाई कमाकर घर पर लेके आते थे उसी से इनका घर चला करता था। लेकिन एक घटना ने इन सभी परिवार के सदस्यों की नींद उड़ा दी और उनके सामने अब यह सवाल है कि वह अपने घर का भरण पोषण किस तरह चला पाएंगे। शिव जी, कब की घटना है ये रात की और ये कैसे क्या हुआ और आपको कब मालूम पड़ा? रात को 12:30 बजे करीब हम सब सो रहे थे और ये घटना घटी। उस समय रात को आग लगेगी तो लगभग कितने बजे? मोहल्ले में 12:30 बजे। 12:30। तो मोहल्ले में जो आस पड़ोस जो कभी लेट से ड्यूटी से काम से लौटते हैं तो उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रयास किया बुझाने का, फिर नहीं बुझ पाई तो उन्होंने फिर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके फिर फ़ोन लगाए, पत्थर फेंके उठाने के लिए हमको। हम फिर बाद में उठे, फिर देखा तो गाड़ी आग लग रही है। अच्छा, उठाने से पहले उन्होंने अपने स्तर पर बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया था। फिर बाद में हम लोग उठे, फिर बाद में बाल्टी गड़े चले लेके पानी ला के बुझाने में लग गए। फिर बाद में रात को 1 बज गई। फिर बाद सर ये तो क्या दमकल को सूचना दी थी? नहीं, दमकल को सूचना नहीं दी थी। ये हुआ था कि ये पूरा फैमिली सोए हुए थे और दोनों टेम्पू घर के बाहर खड़े हुए जो भी खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में। ये रात को 11 से लेके 12:30 बजे की घटना है, जब ये परिवार पूरा सो रहा था अंदर और बाहर
जो अज्ञात व्यक्ति आए, 2 मोटरसाइकिल पे 2 जने आए थे और यहाँ पे कैमरा भी लग रहा है 50 फीट की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे, जहाँ पे उस फुटेज में देखा गया कि 2 व्यक्ति यहाँ आए और आराम से 10 से 15 मिनट तक यहाँ खड़े रहे, उन पे पेट्रोल छिड़का और उसके बाद में दोनों के ऊपर आग लगाई गई और उसके बाद भी वो यहाँ पे खड़े रहे। आग लगने के कुछ समय बाद भी यहाँ खड़े रहे और फिर यहाँ से वो दोनों मोटरसाइकिल दूर खड़ी करके और फिर वहाँ से वो रवाना हो भाग गए दोनों जने। और फिर बाद में यहाँ पे आस पड़ोस वालों को मालूम पड़ी भाई यहाँ पे आग लग चुकी है, तो काफ़ी प्रयास किया था इनको जगाने के लिए, लेकिन ये भी अंदर के वाले कमरे में सोए हुए थे तो इनकी नींद नहीं खुली। पत्थर भी फेंके इनके घर के ऊपर उनको उठाने के लिए। फिर बाद में फ़ोन लगाया तो फ़ोन से ही बाहर निकले और देखा तो दोनों ऑटो जलकर राख हो चुके थे। और इस प्रकार इनके साथ ये कोई पहली घटना नहीं है, इनके साथ ऐसी घटना 4 से 5 घटना हो चुकी है। जो पहला घटना कहा जाता है तो आज के 4 से 5 साल पहले का एक विवाद हुआ था जो सभी के साथ में होता है। जो सामने भूमि देख रहे हैं आप, ये सरकारी भूमि है जिस पे कुछ विवाद चला था, उसमें भी इन लोगों ने सहयोग किया था। और दूसरा, इनकी एक रोड के ऊपर एक केबिन है जहाँ चाय की होटल थी छोटी सी, जहाँ पे भी इनके साथ 2 से 3 बार पहले होटल जला चुके हैं और उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज 1 महीने पहले भी एक कुछ पानी को लेके यहाँ पानी की टंकी को लेके विवाद हुआ था। जो ये सामने टंकी लगी है तो यहाँ पे ऐसा विवाद हुआ, बोले यहाँ टंकी यहाँ लग रही है तो यहाँ नहीं लगाने देंगे, और इन्होंने बोला हम यहाँ लगाएंगे, फिर भी नहीं माने। और इसके बाद उनके साथ ऐसे 4-5 घटना हो चुकी है और आज ये परिवार पूरा बेरोजगार हो गया है। जिनका घर जो चलता था, 2 भाई दोनों ऑटो चला के अपना घर चलाते थे और खाना पीने का रोजगार चलता था, लेकिन आज ये काफ़ी नुकसान सहन करके घर पे बैठे हुए हैं और आज इनका दोनों ऑटो जल गए तो दोनों आज इनका गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो जिनसे पहले विवाद हुआ था, क्या उनके नाम सामने आए थे या पकड़? ऐसा नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन पहले भी हमने थाने में रिपोर्ट दी थी। इन भाइयों ने, 2 भाई हैं, दोनों भाई ने जो केबिन जलाई थी उसके बारे में थाने में रिपोर्ट दी थी, उसके भी ज़्यादा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी इतनी बड़ा घटना हो चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि आज 2-4 घटना ऐसी हुई तो आने वाले समय में इन भाइयों के ऊपर भी कोई हमला हो सकता है या परिवार के ऊपर भी कोई हमला हो सकता है। ऐसा इनको जान का खतरा है और ये आपस में डर का भय बैठा हुआ है और पूरा मोहल्ला डर के भय में बैठा हुआ है कि आने वाले समय में हो सकता है हमारे ऊपर भी कोई हो सकता है। तो सीसीटीवी जो फुटेज आए, क्या उसमें कोई चेहरा साफ दिखाई दे रहा है किसी का? सीसीटीवी फुटेज जो आया सर, उसमें साफ चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है। रात को 11 से 12:30 बजे की घटना है ये। जो कैमरा लगा यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है और वहाँ से देखा कैमरे में तो वो यहाँ दोनों बंदे एक बाइक के ऊपर आए जो टोपा वगैरह लगा रखा था मुंह पे और कपड़ा बांध रखा था, और यहाँ बाइक को साइड में खड़ी करके पहले इधर उधर देखा इन लोगों ने, फिर आराम से दोनों गाड़ी पे, पहले इस गाड़ी पे पेट्रोल छिड़का, फिर इस वाली गाड़ी पे पेट्रोल छिड़का, उसके बाद में इस पर आग लगाई गई और फिर इस प्रकार की घटना हुई। लेकिन यहाँ पे सुबह प्रशासन भी आए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई इसमें इनका आश्वासन नहीं मिला इनको। और सिटी कोतवाली में भी इनको FIR नोट करवा। सोनी जी, आपको क्या लग रहा है, आपको किसी पे संदेह है, किसी पे डाउट है कि ये लोग ये घटना कर सकते हैं? कोई आपको कभी फ़ोन पे कोई धमकी दी हो, कभी ऐसी घटना हुई? कोई घटना नहीं, नॉर्मल। तो आखिर भाई कोई विवाद होगा तभी कोई घटना होती है, बिना विवाद के तो कोई इतने ऑटो खड़े होते हैं, तो क्या लग रहा है कि कभी ऐसे पहले आपको खुलेआम धमकी दी हो या आपको लग रहा हो कि नहीं, जीवन में अभी कभी सामने ऐसा हुआ नहीं। तो ये क्या ऑटो दोनों फाइनेंस पे थे या नहीं? स्वयं दोनों घर के थे। और आपका जो परिवार है दोनों का, तो इन दोनों पे ऑटो पे आश्रित था सारा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के सिंहपुर क्षेत्र में गुरुवार को ट्रेप की कार्रवाई की गई थी एवं 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में सिंहपुर से कई ग्रामीण शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ट्रेप की यह कार्रवाई की गई एवं दोनों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें फंसाया गया है और परिवादी जिसके द्वारा यह कार्रवाई की गई जानबूझकर उसके द्वारा यह कदम उठाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र की सिंहपुर ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को 2,10,000 रुपये की रिश्वत
लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ग्राम विकास अधिकारी पारसमल बिश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा रिश्वत लेने के लिए नकद राशि के साथ ही चेक लेने के आरोप में भी चंगुल में आ गए। लेकिन ट्रेप की इस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को सिंहपुर से बड़ी संख्या में ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं कलेक्ट्रेट में उन्होंने जोरदार नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई एवं दोनों ही जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी है एवं जिस परिवादी द्वारा शिकायत की गई उसको लेकर भी ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि क्या कोई रिश्वत चेक के रूप में लेगा, क्योंकि ट्रेप की इस कार्रवाई के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इकाई द्वारा एक चेक भी जब्त किया गया था। ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया कि क्या बताएं पूरा मामला जिसके लिए आज पूरे ग्रामीण लामबंद हुए और यहाँ आकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ग्रामीण ग्राम पंचायत सिंहपुर से आए। कल एसीबी के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत पर छापा डाला गया और उसमें एक हमारे सहायक सचिव साहब और सचिव साहब पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और उनको रंगे हाथों जो बताया गया कि भाई 60,000 की रिश्वत और चेक संबंधित कुछ मैटर था जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया। सभी लोगों का मानना है और हम भी जानते हैं कि सचिव साहब ऐसा कर ही नहीं सकते और ये जो राशि थी उसका किस लोग से संबंध है या क्या संबंध है, सभी जने हम उसकी जाँच की जाए और इन पैसों का किससे संबंध है उसकी भी जाँच की जाए। सचिव साहब हमारे यहाँ पर गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से 2 साल से हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे गौशाला का ले लो, चाहे गौशाला में हमारे पौधारोपण का ले लो, गांव के विकास संबंधित, सड़कों संबंधित, किसी गरीब मजदूर के संबंधित, किसी की पेंशन संबंधित सारे कामों में बढ़ चढ़कर वो काम करते हैं। घर पर जाकर किसी का निजी काम भी हो तो भी कर लेते हैं और हम सबका मानना है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। या तो किसी ने रंजिशवश या जो हमारे ठेकेदार साहब का आरोप प्रत्यारोप है उनकी कोई पुरानी लेन देन रही होगी या उनको काम नहीं दिया होगा पंचायत के माध्यम से, क्योंकि पंचायत अभी उनके काम के ढीलेपन के कारण 181 में खुद टेंडर करवा के काम कर रही थी। तो इस वजह से वो नाराज होकर उन्होंने रंजिशवश एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरपंच खुद जैसे वो अपने ये सरपंच और सचिव खुद निजी पैसे लगाकर कार्य करवा रहे थे और आप खुद भी जानते हो कि भाई रिश्वत में चेक नहीं लिया जाता है। अगर चेक का अगर कोई लेन देन होता है तो रिश्वत में कोई चेक नहीं लेगा, इसलिए वो क्या खुद अपने जेब से जो मटेरियल का जो पैसा दिया उसने उसका जो पैसा मांगा तो उसको झूठा और मिथ्या फंसा गया और उसको बदनाम किया कर और एंटी करप्शन से अपनी अंदर की जो भड़ास है, अपनी जो रंजिश निकालने के लिए उन्होंने 181 में जो टेंडर कराया था तो इसलिए उनको अपने भड़ास और रंजिश निकालने के लिए बेचार को निर्दोष फंसाया गया। मैं तो चाहता हूँ इसके साथ न्याय हो, इंसाफ मिले और इसको वापस सरकार बेइज्जत बरी करे। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं पर्दे के पीछे जिन्होंने फंसाने का काम किया, षड्यंत्र रचा, कौन हो सकते हैं? एसीबी से जो जांच चल रही है वो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई उसके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई होवे और उसको निष्पक्ष जांच की जाए और उसको बिल्कुल अपने निष्पक्ष जांच करके उसको अगर दोषी नहीं है फिर भी उसको ज़बरदस्ती दोषी ठहराया जा रहा है अपने खुद का निजी स्वार्थवश, इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि एलडीसी और सचिव को उसको न्याय मिले। चित्तौड़गढ़ में अवैध रूप से दोपहिया वाहनों पर मॉडिफाइड कर ऐसे जो साइलेंसर लगाए गए वाहनों पर उनके खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई की गई एवं ऐसे कई साइलेंसर वाहनों से उतार लिए गए। यातायात पुलिस का कहना है कि ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है एवं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी यदि अन्य लोगों द्वारा भी इस तरह के साइलेंसर का उपयोग किया जाता है तो ऐसे सभी साइलेंसर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा जो श्रमिक निर्माण से संबंधित श्रमिक हैं, यदि उनकी निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाते हैं तो सरकार की ओर से सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत जो मृत श्रमिक जो है उनके परिवार की ओर से क्लेम का आवेदन श्रम विभाग में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन गत वर्षों में ऐसे कई अपात्र लोगों की ओर से हजारों आवेदन क्लेम के लिए श्रम विभाग में मिली भगत कर पेश कर दिए गए। इस मिली भगत में श्रम विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी, दलाल एवं कुछ ई मित्र संचालक भी बताए जाते हैं, जिसकी मुख्यमंत्री से लेकर
कई आला अधिकारियों को शिकायत की गई और शिकायत के बाद जब ये सभी जो क्लेम के लिए आवेदन पेश किए गए थे उनका करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने की बस तैयारी थी और एक क्लिक बटन दबाना था, जिसके बाद ऐसे अपात्र लोगों के परिवार के खातों में करोड़ रुपए की राशि चली जाती। लेकिन उससे पहले जब शिकायत पहुंची तो इसकी जांच शुरू हुई और अब इसकी जब जांच की जा रही है विभिन्न टीमों द्वारा तो कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे कई मृत व्यक्ति आवेदन में बता दिए गए, लेकिन जब मौके पर जाकर देखा जा रहा है तो वह व्यक्ति जो कि अपने आप को श्रमिक बताते हैं वह जिंदा होना पाया जा रहे हैं एवं उनके द्वारा जो इसके आवेदन के साथ जो प्रमाण पत्र लगाए गए वह भी फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए और आगामी कुछ दिनों में इसकी जांच होने के बाद यह पता चल सकेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में किस किस पर बिजली गिर सकती है। श्रम विभाग में निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता के साथ ही अन्य योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का भुगतान किए जाने से पहले ही फर्जीवाड़े की शिकायत उच्च स्तरीय पर किए जाने के बाद सरकार द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे आवेदनों की जांच करने के निर्देश के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में कई टीमों द्वारा किए जा रहे भौतिक सत्यापन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को भी सौंपे जाने की जानकारी है। जांच के बाद चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन कार्यवाहक उप श्रमिक आयुक्त समेत कई जनों पर बिजली गिरना तय है और यदि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाती है तो कई दलालों की भूमिका भी सामने आ सकती है, जिनके द्वारा मृत्यु क्लेम और सहायता राशि के आवेदन में कई तरह की गड़बड़ी की गई। चित्तौड़गढ़ स्थित श्रम विभाग के कार्यालय उप श्रम आयुक्त के यहाँ गत 3 वर्षों में निर्माण श्रमिक को लेकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, जिसमें हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने से मिलने वाली सहायता राशि भी शामिल है एवं उनसे संबंधित अन्य कुछ योजनाओं को लेकर गलत तरीके से सरकार से क्लेम लेने के लिए अपात्र लोगों द्वारा भी श्रम विभाग के तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारियों, दलालों आदि से मिली भगत कर आवेदन कर दिए गए, जिसकी अब व्यापक पैमाने पर जांच शुरू कर दी है एवं आगामी 8-10 दिनों में जांच का यह कार्य आरंभ हो जाएगा, जिसके बाद यह पता लग सकेगा कि आखिरकार इस फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल था। कुछ महीने पहले ही कार्यभार ग्रहण करने वाले उप श्रम आयुक्त सुनील कुमार यादव ने जांच की इस गति को और तेजी प्रदान कर दी है एवं विभिन्न टीमें कई स्तर पर इसकी जांच कर रही है, जिसमें लगभग 10 निरीक्षकों को लगाया गया है। उन्होंने इस बारे में बताया कि सर, निर्माण श्रमिक को लेकर एक जो मृत्यु सहायता का एक बड़ा मामला जानकारी में सामने आया, प्रकाश में आया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए सर, ये 3 साल पूर्व के यानी 2022 के लगभग के 3 साल पूर्व के लिए कुछ आवेदन हैं जिनकी संख्या 3351 है। 3351 आवेदनों में मृत्यु सहायता योजना से संबंधित जो निर्माण श्रमिकों के लिए रहती है, उसके अतिरिक्त प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक छात्रवृत्ति योजना, टूल किट सहायता योजना इत्यादि से संबंधित कुलिया आवेदन 3351 थे। इनके अंदर चित्तौड़गढ़ के जो निर्माण श्रमिक हिताधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ शिकायतें की गई कि इनका निस्तारण जो है वो नियमानुसार नहीं हुआ, जिसका मुख्यालय द्वारा संज्ञान लिया गया, मुख्यालय द्वारा जांच करवाई गई, कई एंगलों से जांच करवाई गई, तत्कालीन जो यहाँ उप श्रम आयुक्त थे उनसे भी करवाया गया और बाहर के अधिकारियों से भी करवाई। जांच की जो रिपोर्ट्स जो सक्षम अधिकारी के पास पहुंची तो जांचों उपरांत या परीक्षणों उपरांत ये निर्णय लिया गया कि इन आवेदनों को रिओपन किया गया है और रिओपन किए गए आवेदन जो अभी हाल में मुझे 4 तारीख को जो मुझे मिले हैं, इसमें 3351 आवेदन जिसमें 462 जो निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैंने मेरे स्तर पर मुख्यालय के द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में 4 टीमें गठित की जो मृत्यु सहायता योजना में
प्रत्येक टीम में जिसमें 2-2 श्रम निरीक्षक हैं, वो लोग इसको आगामी 5 से 7 दिवस में फील्ड से भौतिक सत्यापन करके अधोहस्ताक्षरकर्ता यानी उपश्रम आयुक्त को दिया जाएगा और उसके जो संलग्न दस्तावेज हैं, जो आवेदक द्वारा आवेदन में जो दस्तावेज लगाए गए थे, उनका नियमानुसार पात्रता देखते हुए, दस्तावेजों को जांच करते हुए और भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को देखते हुए जो पात्र श्रमिक है उनको स्वीकार करके जो देय राशि है उसको हम आगे बढ़ा देंगे, जिससे उनको भुगतान की कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो छात्रवृत्ति एवं प्रसूति सहायता और टूल किट सहायता से संबंधित जो आवेदन है, उनका कार्यालय हाजा पर जो 2 या 3 श्रम निरीक्षक लगाकर उनके द्वारा जो निस्तारण की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आवेदक द्वारा जो आवेदन के साथ जो संलग्न दस्तावेज हैं उनकी सूक्ष्म जांच कर लेंगे, नियमानुसार जो दस्तावेज होने चाहिए उसके आधार पर उनका निस्तारण किया जाएगा। तो क्या इसमें कोई ऐसे आवेदन भी आए कि जिनको सहायता भी जारी कर दी गई, लेकिन बाद में पता जब जांच शुरू हुई तब मालूम चला कि नहीं, रामलाल, श्यामलाल, सोनलाल जो भी है कि वह तो इसका पात्र था ही नहीं, लेकिन वह जो है उनके परिवार को लाभान्वित भी कर लिया गया? क्या ऐसा कोई अब तक मामला सामने आया? जी, स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति जांच में या जो हमारे मुख्यालय द्वारा जांच जो करवाया गया, परीक्षण जो करवाया गया इन उक्त आवेदनों का, जो मैंने अभी हाल में बताया, तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति जरूर आई, परंतु अब मेरे द्वारा धीरे धीरे किया जा रहा है। मैं उस जांच रिपोर्ट्स जो सक्षम अधिकारी को सबमिट की गई थी वो तो मैं नहीं बता सकता, परंतु कहीं ना कहीं खामी थी जिसको लेके हमारी सीनियर अथॉरिटी ने संज्ञान लिया और मुख्यालय ने संज्ञान लिया जाकर इनको आवेदन को रिओपन किया गया। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये शासन का भी, सरकार की भी यही मंशा है श्रीमान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी यही एक तरह से एक इच्छा है और सीनियर अथॉरिटी का भी ये निर्देश है कि केवल और केवल हमारे निर्माण श्रमिक जो पात्र हैं उन्हीं को ही योजना का लाभ मिले, अपात्र लोगों को योजना का लाभ न मिले, इसके लिए ये कदम उठाया गया है और जिसको हम बखूबी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पक्षपात पूर्ण विहीन व्यवहार के साथ और भेदभाव बिना भेदभाव के हम पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस कार्य को समयबद्ध तरीके से करेंगे। इसके लिए हम कमिटेड हैं। तो जिन्होंने अपात्र लोग हैं, जिन्होंने आवेदन किया लेकिन सतर्कता से ये आवेदन जो है आगे नहीं पास हो पाए, तो निश्चित रूप से उसके लिए सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट भी, प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ता है। तो क्या इसमें भी आवेदन में इस तरह के प्रमाण पत्र भी लगाए गए? जी, मृत्यु सहायता के योजना के मैं वही चीज़ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूँ कि जो हिताधिकारी की मृत्यु सहायता योजना है जिसमें सामान्य मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु है, उसमें आवेदन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक रूप से लगाने हैं वो लगाए जाने चाहिए, जिसके कारण ही उसकी पात्रता सुनिश्चित होगी और उसके बाद भौतिक सत्यापन में अगर वो निर्माण श्रमिक पाए जाते तो डेफिनेटली उसको ये लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। लेकिन जो लाभ जिसको नहीं मिलना था, जिनके द्वारा आवेदन लगा दिए गए और उसमें स्वयं जिंदा होते हुए भी मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा दिया गया, तो माना जाए कि इसमें बहुत घपला है, मतलब काफ़ी स्तर पर, क्योंकि किसी की जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनना, तो इस तरह का फर्जी मामले में बनना, तो क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखो श्रीमान, मैं इसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांच का मतलब आगे की जो ये देख के सूक्ष्म जो गुण के आधार पर किया जा रहा है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो हम हमारे मुख्यालय को इस प्रकार की संज्ञान में उनके भी लाया जाएगा और इसके विरुद्ध अगर कोई और थोड़ा सा कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की जाएगी। तो क्या माना जाए कि अपात्र लोगों ने यदि इस तरह की कोई सहायता उठा ली तो वसूली के लिए भी कदम उठाए जाएंगे? नहीं श्रीमान, मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपात्र लोगों ने, ये हमारे मुख्यालय द्वारा एक श्रेष्ठ कदम ये लिया गया है मेरे सीनियर अथॉरिटी के द्वारा, जिनके निर्देश में मैं काम कर रहा हूँ, कि इसमें भुगतान की कार्रवाई नहीं हुई थी, ये भुगतान से पहले का ही है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि राजकोष को हानि अभी नहीं हुई है, वित्तीय हानि नहीं हुई थी, उससे पहले ही इन आवेदनों को रोक दिया गया था। और एक अंत में मैं मेरी तरफ से मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, मेरे चित्तौड़गढ़ जिले के निर्माण श्रमिकों से एक अपील करूँगा कि इस दौरान किसी भी प्रकार के किसी बिचौलिए, दलाल या किसी भी मध्यस्थ करने वाले के झांसे में ना आवे। पात्रता निर्माण श्रमिक होने की एवं दस्तावेज अगर सही है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी अफवाह
के चक्कर में ना पड़े और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करें, किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। मेरा ये विशेष निवेदन रहेगा मेरे चित्तौड़गढ़ के निर्माण श्रमिकों से। उन श्रमिकों को आप क्या कहना चाहेंगे चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से, जो कई मेहनत के साथ श्रमिक मजदूरी करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन विभाग की विभिन्न योजनाओं से इसलिए लाभान्वित नहीं हो पाते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं, उनके पास कार्य बना नहीं हुआ है, तो वह आखिरकार कैसे जो है इसका लाभ ले सकें? देखिए श्रीमान, वैसे तो मेरे यहाँ निर्माण श्रमिक के रूप में काफ़ी बड़ी संख्या में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और हमारे द्वारा, विभाग के द्वारा जगह जगह लगाकर कैंप भी लगाया जा रहा है, ग्रामीण उत्थान शिविर भी लगाए जा रहे हैं, न्याय आपके द्वार भी। जब भी सरकार का ये हमारा कैंपेन के रूप में रहता है तो वहाँ पर हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है और हम आगे भी प्रचार प्रसार करते रहेंगे कि निर्माण श्रमिकों को उनके हकों के बारे में, उनके लिए राज्य सरकार की जो मंशा अनुरूप जो कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हम और व्यापक स्तर पर भी कि वास्तव में जो पात्र श्रमिक हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें और वास्तव में सरकार की मंशा भी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो सके इसके माध्यम से। अंतिम सवाल कि जो भौतिक सत्यापन है, जो टीमें गठित की गई अलग अलग स्थान पर, कब तक अपनी जांच पूरी कर लेगी? भौतिक सत्यापन के लिए टीमों को निर्देश मैंने वैसे तो 5 से 7 दिवस दिया है, परंतु फिर भी अगर कोई कमी बेशी, क्योंकि दूरी चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से, चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से काफी दूर इंटीरियर ग्रामीण इलाके भी हैं, तो 5 से 7 दिवस में मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे मॉनिटरिंग में जो टीम काम कर रही हैं वो सही से काम करेंगी और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, और 5 से 7 दिवस में रिपोर्ट्स हमको अवेलेबल करवा देंगे। तो ये थे आज के समाचार और 7 फरवरी शनिवार को होने वाले आयोजन की यदि बात करें तो चित्तौड़गढ़ में हिंदू सम्मेलन का एक विशाल आयोजन होने जा रहा है और भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी। वहीं चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जो आर्य गुरुकुल है उसका 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव भी आरंभ होने जा रहा है, जिसमें देश भर से आर्य गुरुकुल से जुड़े कई विद्वान जन भाग लेंगे और कई तरह की चर्चाओं पर इस दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में सर्दी अब धीरे धीरे अपना असर कम दिखाने लगी है। माना जा रहा है कि आगामी महाशिवरात्रि के बाद सर्दी का असर काफी कम हो जाएगा। नमस्कार।